नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी के सिर्फ जानकारी नहीं, कंपनी के अंदर जो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बन रहा है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि उस तरीके से पैटर्न्स को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और वो भी कम टाइम के अंदर, मतलब अराउंड कभी कभी एक मंथ के अंदर भी प्रॉफिट मिल जाता है, कभी कभी 6 मंथ, कभी कभी एक साल भी लग जाते हैं। तो फिर भी एक साल में अगर कोई भी कंपनी 22-23% के आसपास रिटर्न दे रहा है तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अगर 6 मंथ में भी आपको उसी तरीके से रिटर्न दे रहा है तो आपको उस चीज को सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए मेरे सबसे मतलब एक इंपॉर्टेंस कंपनी में मानता है इस कंपनी को और सबसे ज्यादा इस कंपनी के ऊपर मैं भरोसा भी करता हूँ क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा जो नाम देखने को मिलता है वो है बजाज फाइनेंस। क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो सबसे बड़ा है, करीबन 4.5 लाख करोड़ के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस कंपनी के जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी अलग लेवल का ग्रोथ भी कर रहा है। अभी हाल ही फिलहाल के लिए एक रिपोर्ट भी आया था कि मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि कंपनी फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर फाइनेंस के ऊपर भी काम करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। मतलब महिंद्रा को छोड़कर, महिंद्रा का खुद का फाइनेंस है, तो महिंद्रा को छोड़कर बाकी जितने सारे ट्रैक्टर्स कंपनी है उसके साथ वो डील कर रहा है कि अगर कोई भी ट्रैक्टर बेचा जाएगा तो ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस को वो फाइनेंस मिलना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से काम में कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी का, आप जानते हैं कंपनी का एनपीए। कंपनी हर टाइम में खुद के एनपीए को मेंटेन करते हैं और इस बार सबसे लोएस्ट एनपीए देखने को मिला। अभी बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, सर एनपीए होता क्या है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बात करूं, एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बता दूं, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर काम कर रहा है तो उसके लिए एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही जानना चाहिए। देखिए लाइबिलिटी क्या होते हैं, मान के चलिए बैंक ने लोन लिया, उस लोन के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक खुद लोन लिया, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो ही बैंक के लिए बन जाएगा लाइबिलिटीज। जैसे मान के चलिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। आपने एफडी किया तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी बनेगा। और बैंक के लिए एसेट कौन सा है, मान के चलिए बैंक दूसरों को लोन दिया, मान के चलिए आपने होम लोन लिया, कार खरीदने के लोन लिया, कॉर्पोरेट लोन है, हाउस लोन है। इस तरीके से जब लोन लिया जाता है तो बैंक क्या करते हैं, आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो बैंक के लिए बन जाएगा एसेट। तो यही एसेट अगर मार्केट से उठा ना पाए तो वो बैंक के लिए बन जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो समझने में आसानी हो गया ना। तो अगर समझने में आसानी हो गया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए एनपी जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खासियत रहेगा। क्योंकि मान के चलिए आपने मार्केट में आपने मान के चलिए 2 लाख का उधारी दे चुके हैं आपका बिजनेस से, तो 2 लाख पैसा अगर ना उठा पाए तो आपका तो बहुत बड़ा लॉसेस है। तो अगर 2 लाख में अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 लाख आप इस साल में उठा चुके हैं तो आपका एनपीए तो 1 लाख हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब आपका टेंशन जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा कि चलो 1 लाख तो उठा पाया हूं और बाकी 1 लाख मैं कोशिश करूंगा उठाने के लिए। तो कहने का मतलब है इस तरीके से सिचुएशन जब जब बनता है कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके काम करना चाहिए। देखिए फिलहाल के लिए कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप अगर आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी कंप्लीट किए, उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2700 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3500 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्यों जाएगा। इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली 13%, 21% के आसपास होल्डिंग क्यों करके रखा, उसके पीछे रीजन भी तो है ना कि कंपनी का रिटर्न तो देख लीजिए, 40%, 25% के आसपास कंपनी एवरेजली 10 से 5 साल में रिटर्न दिया। जो कंपनी इतना शानदार रिटर्न दे रहा है तो क्या उस कंपनी के ऊपर कोई छोड़ के जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस बात को आपको याद रखना है। तो रही बात इस कंपनी का फ्यूचर विजन के बारे में, तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक डिलीवरी क्वांटिटी ऐड होता जा रहा है। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो एक बड़ा सा कप विद हैमर पैटर्न्स बना और सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केड हुआ और फाइनली वो ब्रेकआउट भी हुआ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। देखिए इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ और मुझे इस कैंडल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल चाहिए था, मगर ब्रेकआउट
क्लोजिंग कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब क्लोजिंग नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे लगता है करेक्शन तो हुआ और फिर से एक बार रिट्रेसमेंट करके एक और भी एक शोल्डर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा है। अगर इस तरीके से फिर से एक शोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा सा एक टारगेट अचीव हो सकते हैं। वो टारगेट करीबन 10853 के आसपास जाने का चांसेस है। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सारी चीज सिखा रहा हूँ कि आपको जब भी इस तरीके से पैटर्न्स दिखे तो आपको उस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर एक बार रिसर्च करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करना चाहिए। अगर सही में वो पैटर्न काम कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी एक ऐसा कंपनी है जिसका चर्चा हर जगह पे होता है, क्योंकि आईटीसी का जो प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादातर लोग उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट हो चाहे वो तंबाकू का प्रोडक्ट हो। क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट, तंबाकू का प्रोडक्ट, उसके साथ साथ होटल्स का बिजनेस, उसके साथ साथ पेपर का बिजनेस, आप जो एक्सरसाइज बुक भी यूज करते हैं, घर में बच्चे यूज करते हैं, उसका भी क्लासमेट जो ब्रांड है आप देखेंगे वो भी आईटीसी का है। तो सोचिएगा कंपनी हर सेक्टर के ऊपर एंट्री हो चुकी है और कंपनी पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, 1910 सेंचुरीज में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक देखा है तो कंपनी 100 साल पुराना कंपनी हो चुके हैं। तब से लेकर काम कर रहा है और कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंपनी अलग अलग बिजनेस के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। इसका मार्केट कैप 5,40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो पैरामीटर्स के हिसाब से बात करो, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना वैल्यूएशन है एक बार आपको दिखा दूं। एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन चला गया था 33 के आसपास और आज वो कहां पे है, करीबन देखा जाए तो 27 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो कितना है, 21 है। इसका मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड में जरूर करूंगा, फिर भी कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर अगर कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला तो वो ठीक ठाक ही है, अंडर वैल्यूड है। तो अभी कितना पी रेशियो है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं कंपनी का पी रेशियो कितना है, 27 है, तो ठीक ठाक ही है। कंपनी के ऊपर डेट जीरो है, इनकम अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास जीरो होल्डिंग है। यही बार बार मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर प्रोमोटर तो इस कंपनी के ऊपर नहीं है, वो माल बेचकर भाग गया, क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। एलएनटी जैसे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, बीएससी जैसे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, क्या वो कंपनी खराब हो गया, बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं ना। वो कंपनी आज टॉप लेवल में है और अच्छा खासा रैंकिंग भी दे रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके दे रहा है। तो कहने का मतलब प्रोमोटर है कि नहीं वो इंपॉर्टेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है वो देखना है। इंस्टीट्यूशन देखिए भर भर के माल खरीद कर रखे हैं, एक भी माल नहीं बेचा, उल्टा माल को ऑलमोस्ट डबल, 4 गुना 3 गुना बढ़ा चुके हैं। तो कहने का मतलब है पब्लिक जिस तरीके से होल्डिंग करके रखे थे और पब्लिक ने उसका मतलब जब उसको होल्ड करके कंटिन्यू करना चाहिए था वो तब माल बेचकर भाग गए। तो इसी तरीके से सिचुएशन को फॉलो करते हुए कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, फिक्स्ड एसेट भी कंपनी का लगातार बढ़ता चला गया और कंपनी के ऊपर लगातार बिजनेस के ऊपर पैसा यहाँ पे कंपनी लगाता रहे। करीबन 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं और इस बिजनेस के लिए। तो सोचिएगा कंपनी किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है अलग लेवल का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी आप कहेंगे सर अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, इसका मतलब है अभी इस कंपनी के ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है। देखिए डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ है, एक बात आपको याद रखना है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब सिगरेट के ऊपर। तो गवर्नमेंट का जब रूल्स रेगुलेशन हमेशा चेंजिंग होता रहता है तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर, ज्यादा टैक्स देना, कभी कभी बैन कर देना, तो इस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर भारी भरकम नुकसान होता है। तो उस सिचुएशन को झेलते हुए अगर आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूर कुछ डिसीजन लीजिए। कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि कंपनी के ऊपर अलग लेवल का एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ और बड़ा सा एक धमाका टारगेट कंपनी के ऊपर बन चुके हैं। 2018 से लेकर एक कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, बहुत बड़ा सा कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली वो ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर भी जा रहा था। 50% से भी ज्यादा कंपनी टारगेट दे चुके थे। इसका टारगेट बना था 63% के आसपास, जो 600 के आसपास टारगेट बनने वाला है। तो टारगेट कब बनेगा ये तो मुझे पता नहीं, मगर मैं जरूर कहूंगा कंपनी का अगर ग्रोथ इसी तरीके से होता रहे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो वो टारगेट देंगे। अगर सोचिए कंपनी आपको 2 साल में भी इस तरीके से टारगेट कंप्लीट करके दे तो भी आप बहुत शानदार प्रॉफिट कमा पाएंगे, ऑलमोस्ट 30% के ऊपर। तो सोचिए सालाना 30% के आसपास रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो मतलब बेस्ट बात है। तो
आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील हर किसी का मतलब इस कंपनी के ऊपर भरोसा है क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी चेन सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी खुद माइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसके साथ प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसके बाद बेचते भी है। तो सब कुछ कंपनी खुद ही कर लेते हैं। तो जब इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर सारे काम अकेला कंपनी कर ही लेते हैं, सारे चीजों को एक साथ ही कर लेते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके स्टील कंपनी और कमोडिटी कंपनी चलते रहते हैं। तो ग्लोबली मार्केट में अगर कोई सेंटीमेंट खराब हुआ और मतलब स्टील का प्राइस बढ़ गया, तो आयरन ऑरी का प्राइस बढ़ गया, जो इसका रॉ मटेरियल्स है, जो इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। तब उस कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो फिर भी इस कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद रिटर्न को दिखा दूं तो 13 से 15% के आसपास कंपनी आपको एवरेजली रिटर्न जनरेट करके दिया। मगर बाकी पैरामीटर्स देखेंगे जैसे सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखे हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो डीएस हो, हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर इस कंपनी के ऊपर कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के सेल्स जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। अभी पिछली बार के तुलना से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल कर पाए और कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा देखने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में क्यों चला गया? क्योंकि कंपनी का आधा इनकम जो है उसमें कंपनी 6000 करोड़ के आसपास लॉसेस किए और इसी के चलते कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है, तो उस प्रेशर को झेलते हुए कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर टाइम लगेगा, धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ होल्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं करना है क्योंकि इसका ग्रोथ पोटेंशियल उतना मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग जब जब मिलता है तब तब मैं ट्रेड भी लेता हूँ। और अभी देखेंगे तो इस कंपनी का डिलीवरी का डेटा भी अच्छा खासा देखने को मिला। और ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया था, कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, वो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर भी गया था, उसके बाद नीचे भी आया। मुझे लगता है यहाँ पे जो रेंज है, मैं एक बार आपको रेंज भी मार्किंग करके देता हूँ। ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यही रेंज के ऊपर सपोर्ट, फिर से सपोर्ट ले रहा है। तीन बार ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुके हैं। तो अगर इस रेंज को ना तोड़ पाए तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये देखना है, यहाँ पे एक ट्रेंड भी ड्रॉ करके मैं दे रहा हूँ। इस ट्रेंड के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना स्टार्ट करे तो सोचिएगा वो टारगेट इजीली वो दे पाएंगे। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट कंपनी जो है वो है इमामी लिमिटेड। देखिए इमामी लिमिटेड जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। कंपनी 400% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड देने वाले हैं और वो भी कब देंगे? 15 तारीख को। 400% का मतलब है 4 रुपया करके हर शेयर में कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।